Hello dear students. Today now we will continue with the second topic of our this properties, colligative properties of solutions. So second topic is boiling point elevation. In the previous lecture we had seen about the lowering of vapor pressure. Okay, so here it is boiling point elevation. Elevation means there will be an increase. Okay, elevating means increasing. Okay, so there will be an increase in boiling point. So first of all we will get clear about the term what is boiling point. Boiling point is the point, or it is the temperature of a liquid at which its vapor pressure equals the applied pressure for liquids in open containers, and the applied pressure is the atmospheric pressure. Or in the simple language we can say कि boiling point क्या है? It is the temperature at which the vapor pressure of the liquid become equal to the vapor pressure or the atmospheric pressure. जब दोनों प्रेशर इक्वल होने लग जाते हैं तो वाटर विल गेट बॉइल्ड, मतलब हमको वो बबल्स जो दिखते हैं तो दोनों भी प्रेशर कैसे हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं, तब वो जो लिक्विड है इट गेट स्टार्ट टू बॉइल. ठीक है. अप्लाइड प्रेशर मतलब कि जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. ओपन कंटेनर्स इसलिए बोला है क्योंकि हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंपेयर करना है. ठीक है, इसलिए क्या बोल रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इट इज द टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, वो होता है बॉइलिंग पॉइंट. अब यहाँ हमको क्या देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा, एक सॉल्वेंट में क्या इफेक्ट होगा अगर हम एक सोल्यूशन जो है हमारा, पहले भी मैंने डिस्कस किया व्हाट इज सोल्यूशन. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना. तो अगर हमारे पास एक सॉल्वेंट है और अगर हम उसमें क्या करेंगे, एक सोल्यूट डालेंगे तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? अटेन सॉल्यूशन को बॉईल होने के लिए बढ़ना चाहिए. क्यों बढ़ना चाहिए? उसके सारे रीजंस हम डिस्कस करेंगे. देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज एलिवेटेड बाय डिसॉल्विंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. समझ में आया? नॉन वोलेटाइल मतलब कि जो उसमें डिसॉल्व होगा वो वोलेटाइल होता तो हीट करने पे इवेपोरेट हो जाता. इसलिए हम लोग हमेशा कौन सा सोल्यूट यूज करने वाले हैं इसमें? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. तो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज एलिवेटेड, मतलब जो एक्चुअल सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था उससे वो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगा अगर हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो. So therefore, thus the solution containing non-volatile solute boils at a temperature higher than the boiling point of a pure solvent. जो एक प्योर सॉल्वेंट रहेगा उसको उसके कंपेयर में उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने वाला है. क्यों? क्योंकि हम उसमें क्या डालने वाले हैं? एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने वाले हैं. ठीक है, तो उसके वजह से क्या होने वाला है? उसका जो ओरिजिनल प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो बढ़ेगा, और वो जो बढ़ना है उसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एलिवेशन बोल रहे हैं. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. नेक्स्ट देखो, इफ टीबी जीरो जो है, ठीक है, टीबी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. कभी भी प्योर के लिए हम क्या लेने वाले? टीबी नॉट. एंड टीबी इज दैट ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है, टीबी क्या है? हम ये नोट डाउन कर रहे हैं कि ये टर्म्स क्या है. तो टीबी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन. तो एलिवेशन किसका होने वाला है? टेम्परेचर में इंक्रीज किसका होने वाला है? सोल्यूशन का, क्योंकि हम सोल्यूशन कैसे बना रहे हैं? एक सॉल्वेंट में सोल्यूट को डाल के. तो ऑब्वियसली इट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. ये कंडीशन आएंगी हमारे एलिवेशन के स्टेटमेंट से. तो देयरफॉर उनका जो डिफरेंस रहेगा वो कैसा रहेगा, उसको हम किससे नोट डाउन करेंगे? द डिफरेंस इज नोट डाउन बाय डेल्टा टीबी बिकम्स इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट. ठीक है, या टेम्परेचर नॉट से, या प्योर सॉल्वेंट का डिफरेंस रहेगा किससे? सोल्यूशन से. ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट. इसको हम एक ग्राफ के थ्रू भी अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. कंपेयरिंग द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर लोवरिंग. इसके कंपेयर करेंगे कि अगर हमने, देखो यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या लिया है? वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे क्या लिया है? टेम्परेचर लिया है.
तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये फर्स्ट कर्व है ए बी और सी डी कौन सा कर्व है, सेकेंड कर्व है। ए बी जो कर्व है वो किसको डिनोट कर रहा है, सॉल्वेंट को, और सी डी जो कर्व है वो किसको डिनोट कर रहा है, सॉल्यूशन को। ठीक है, तो देखो कंपेयरिंग, अगर ये जो ए बी कर्व है उसको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये जो पिंक लाइन का डॉट्स दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट, नीचे की तरफ है ये कर्व। तो और टेम्परेचर देखो क्या हो रहा है, TB0 इज अ टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड TB इज द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर में एलिवेशन, और जो ये सेकंड कर्व है डाउन नीचे का CD कर्व, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा हो रहा है, सॉल्वेंट के कंपेयर में कम हो रहा है। तो ये चीज हमने पिछले ग्राफ में भी डिस्कस कर चुके हैं कि वेपर प्रेशर लोअर होता है सॉल्यूशन का, और टेम्परेचर जो है एलिवेशन हो रहा है, देखो, क्योंकि एक्स एक्सिस के साइड में TB जो है यहाँ पर आ रहा है हायर नोट पे या फिर इंक्रीजिंग नोट पे एक्स एक्सिस के, और TB0 जो है प्योर सॉल्वेंट का वो लेस है वैल्यू। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, इसलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है करके इस कर्व से हम ये समझेंगे। ठीक है, तो देखो व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन, एज स्टेटेड अर्लियर एट एनी टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। बराबर, प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। ठीक है, हेंस द कर्व CD ऑफ सॉल्यूशन लाइज बिलो दैट ऑफ सॉल्वेंट, ये इसके नीचे है। ओके, ये हायर नोट पे है वेपर प्रेशर के, और ये इसके नीचे है वेपर प्रेशर, जो डिनोट कर रहा है कि वेपर प्रेशर इज लोवरिंग। क्यों लोअर हो रहा है, इसके रीजन सारे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखे हैं। जिन्होंने अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर देखो, उसमें वेपर प्रेशर लोअर कैसे होता है उसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने किया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन द टू वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर एंड द वेपर प्रेशर इंक्रीजेस एज प्रेडिक्टेड बाय द इक्वेशन। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो उसके लिए हमने वेपर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में ये इक्वेशन देखा था, डेल्टा P मीन्स लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू x2 इंटू P1 नॉट, प्योर सॉल्वेंट का इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x2। ठीक है, सेकंड जो बाइनरी कंपोनेंट रहेगा उसको हमने x2 से डिनोट किया था, उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें इंटरसेक्शन ऑफ कर्व CD विद द लाइन करस्पॉन्डिंग टू 760 mm, देखो CD जो कर्व है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट वेपर प्रेशर पे कहाँ आ रहा है, 760 mm पे आ रहा है। इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। बराबर है ना, CD किसको डिनोट कर रहा है, सॉल्यूशन को। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 760 mm पे, वो किसका है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज इस ग्राफ से हमको और क्या क्लियर हो रही है, सिमिलर इंटरसेक्शन इज द कर्व AB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बराबर है, ये जो है कर्व AB का यहाँ पर जो इंटरसेक्शन हो रहा है ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट का है, क्योंकि हम उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, TB0 से डिनोट कर रहे हैं। सो इट इज क्लियर दैट बॉइलिंग पॉइंट TB ऑफ द सोल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो कि हम TB से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ये कर्व का इंटरसेक्शन जो पॉइंट हम टेम्परेचर पे ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो वो ग्रेटर बता रहा है, एट ग्रेटर नोट बता रहा है। तो देयरफॉर वी कंक्लूड कि TB जो है मतलब सोल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, हाइयर है एज कम्पेयर टू किसका, प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में। तो देयरफॉर हेंस वी कंक्लूड कि एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड वेपर प्रेशर इक्वल टू 1 एटमोस्फियर। ठीक है, क्योंकि हम एटमोस्फेरिक प्रेशर से बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर कर रहे हैं। सो टू रीच अ बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट मस्ट बी हीटेड। ओके, हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा। अगर हमको एक सोल्यूशन बनाया है हमने तो उसको हमको हीट, एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी टू अ टेम्परेचर एट विच द रेस्पेक्टिव वेपर प्रेशर अटेन अ 1 एटमोस्फियर। ठीक है, ओरिजिनल जो प्योर सॉल्वेंट था उसको 1 एटमोस्फियर अटेन करने में कितना टेम्परेचर लगेगा, और एक जो सोल्यूशन हमने बनाया है उसको अटेन करने में कितना टेम्परेचर लगेगा, वो डिफरेंस जो रहेगा निकालेंगे हम, वो क्या रहेगा, एलिवेशन। ठीक है, एट एनी गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है,
वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट, क्योंकि वो कर्व कैसा आया था, बिलो आया था. हेंस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन नीड्स हायर टेम्परेचर टू रीच 1 एटमोस्फियर देन दैट नीडेड फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. बराबर है, क्योंकि नीचे की साइड में था सोल्यूशन का वेपर प्रेशर का, तो उसमें टेम्परेचर भी कैसा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है. और देन दैट किसके कंपेयर करेंगे हम, सॉल्वेंट को कंपेयर करेंगे. दैट इज द सोल्यूशन मस्ट बी हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर टू कॉज इट टू बॉइल देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में हमको उसको हीट करना, ज्यादा हीट करना पड़ेगा, बिकॉज एलिवेशन दिखना है. ग्राफ से भी हमने इसको स्टडी किया है. ठीक है, ग्राफिकल वैल्यूज से भी हम साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया है. तो नेक्स्ट पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. ठीक है, कैसे हम कॉन्सेंट्रेशन की टर्म निकाल सकते हैं, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हमको देखना है. तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. ठीक है, इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है उसको हम kb, ठीक है, सफिक्स है स्मॉल b का, इससे हम इसको डिनोट करेंगे. डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी एम. वहां पर केबी क्या है, देखो स्मॉल m तो मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन है, और केबी क्या है, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और इट इज अ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इट इज अ एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट. ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी नाम क्वेश्चन में आ सकता है, तो तीनों आपको पता रहने चाहिए. बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट. ठीक है, ये वैल्यू इक्वल कब हो जाएंगी, डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू केबी, मतलब एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट को वो इक्वल कब हो जाएगी, इफ अगर मोलैलिटी की वैल्यू जो है वो 1 है तो इससे हम एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलर सोल्यूशन. बराबर, अगर 1 मोलर सोल्यूशन रहा तो एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट विल बी प्रोड्यूस्ड और इट विल बी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. ठीक है, इसका यूनिट देखेंगे, यूनिट ऑफ केबी क्या रहेगा, केबी को इस साइड में ले लिया तो डेल्टा टीबी अपॉन एम. डेल्टा टीबी क्या है, टेम्परेचर की टर्म है तो वो केल्विन में रहेगी, और मोलैलिटी को हम मोल पर केजी में देखते हैं, तो केल्विन केजी पर मोल. ठीक है, केल्विन पर केजी था तो वो न्यूमरेटर में आके केजी हो जाएगा, और मोल का क्या हो जाएगा, पर मोल. तो दिस इज द यूनिट फॉर केबी. पूछते हैं, एंट्रेंस में भी पूछते हैं, और ड्यूरिंग जब थियोरी के आंसर्स लिखेंगे उसमें भी आपको यूनिट पूछेंगे या फिर न्यूमेरिकल्स में आएंगे, तो यूनिट इज इम्पोर्टेंट, तो ध्यान देना है उसके ऊपर. इसके बाद में एक नोट है, यहाँ पर देखो नोट क्या बोल रहे हैं कि केबी एंड डेल्टा टीबी आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू टेम्परेचर, हेंस देयर वैल्यूज विल बी द सेम इन केल्विन और डिग्री सेल्सियस. ये क्या है, डेल्टा टीबी क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, और केबी भी क्या है, इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, मतलब दोनों इक्वल है. अभी हमने ऊपर बोला था दोनों टेम्परेचर डिफरेंस की टर्म हो जाएंगी. देखो यहाँ पे डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी, तो ये दोनों के भी जो टर्म्स है वो केल्विन में भी रही तो भी चलेगा, डिग्री सेल्सियस में रही दी तो भी चलेगा, उसको वैसे की वैसे ही वैल्यू हमको यूज करना है. हियर द टेम्परेचर इज चेंजिंग, देयरफॉर मोलैलिटी इज कंसिडर्ड एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड मोलैरिटी चेंजेस विथ टेम्परेचर. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोलैरिटी को क्यों नहीं कंसिडर किया है और मोलैलिटी को क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट होना मतलब कि टेम्परेचर चेंज होना है ना, हीट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज होगा. तो मोलैलिटी ऐसी टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, और मोलैरिटी जो टर्म है वो ऐसी है कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मोलैलिटी की बात करेंगे. ठीक है, मोलैरिटी की नहीं. इसके बाद में इस पे भी बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, व्हाट इज द मोलर मास वैल्यू जो निकालना है उसके ऊपर. तो एक छोटा सा डेरिवेशन है सिंपल सा, मोलर मास ऑफ अ सोल्यूट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कैसे निकालेंगे. तो हमारे पास अभी हमने इक्वेशन देखा था डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबीएम. ओके, क्योंकि डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी. तो अगर इसमें हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट है, ठीक है, और W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है ना. सॉल्यूशन बनाने के लिए एक सोल्यूट और सॉल्वेंट चाहिए. तो अगर W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट है और W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन W1 ग्राम इज गिवन बाय W2 अपॉन M2.
बराबर है, जो सॉल्वेंट की बात हो रही है। तो अगर मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है तो क्या करेंगे, W2 अपॉन M2, वेयर M2 इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, M2 क्या है, कैपिटल M2, स्मॉल W2 इज द वेट ऑफ सोल्यूट, और M2 क्या है, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ओके, तो देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो क्या रहेगा, W1 है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट हमने अभी बोला कि W1 ग्राम हम ले रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, W1 ग्राम अपॉन, कन्वर्ट करना है तो 1000 ग्राम पर केजी। ठीक है, यहाँ पे केजी ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना रहेगा, W1 अपॉन 1000 इंटू केजी। ओके, इसके बाद में मोलैलिटी, ये क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, ये वाला फॉर्मूला जो है मोलैलिटी का आपको प्रीवियसली भी बताया हुआ है मैंने, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर सारे जो बेसिक फॉर्मूलेस थे वो डिस्कस किए थे, तो वहां से देखना है, या फिर आपके जो रेफरेंस बुक होंगी वहां से भी आप लोग देख सकते हो कि मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अभी हमने देखा क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट जो निकाला वो क्या है, W2 अपॉन M2, वो हमने पुट किया है यहाँ पे W2 अपॉन M2 मोल्स, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी W1 अपॉन 1000 केजी, W1 अपॉन 1000 केजी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू 1000 न्यूमरेटर में चले जाएगा और W2 न्यूमरेटर में है, M2 जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इंटू W1 डिनोमिनेटर में है, मोल पर केजी। ठीक है, मोल पर केजी। ठीक है, यहाँ नीचे केजी के साथ में था, ऊपर जाएगा तो पर केजी हो जाएगा। ठीक है, तो मोलैलिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इस m की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या था, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक है, यहाँ से हम ये m की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो ये m की वैल्यू जो है वो हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू 1000, ये जो था 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 बराबर है। हेंस अगर हमको मोलर मास निकालना है तो क्या हो जाएगा, मोलर मास M2 इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू W2 अपॉन डेल्टा TB इंटू W1। अब इसके न्यूमेरिकल्स कैसे पूछेंगे, कोई भी इसमें से इसकी वैल्यू गिवन, KB की वैल्यू गिवन, मतलब एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन, W2 की गिवन, डेल्टा TB की गिवन, W1 की गिवन, और मोलर मास M2 निकालो करके बोलेंगे, या फिर और कोई दूसरी वैल्यूज गिवन रहेंगी और वेट निकालो या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट निकालो, या फिर डेल्टा टीबी एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन निकालो। तो सिंपल पूछते हैं इस पे न्यूमेरिकल्स, तो डायरेक्ट ये जो इक्वेशन है ये भी याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछते हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल हम देखेंगे। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथिल एसीटेट इज 77.06 डिग्री सेल्सियस। अ solution of 50 gram of non-volatile solute is 150 gram of ethyl acetate boils at 84.27 degree Celsius. Evaluate the molar mass of solution if Kb for ethyl acetate is 2.77 degree Celsius किलोग्राम पर मोल। तो ये सब गिवन है, तो हमारे पास में मोलर मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 1000 M2 इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू W2 अपॉन डेल्टा TB डिवाइडेड बाय इंटू W1। वैल्यूज़ गिवन है W2 की, W1 की, डेल्टा TB की वैल्यू हम निकाल लेंगे बाय द फार्मूला TB माइनस TB नॉट B इक्वल टू, दोनों को माइनस करने पे 84.27 माइनस 77.06 को माइनस करेंगे तो 7.21 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन दोनों एक ही है। इसके बाद में KB की वैल्यू गिवन है 2.77 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। इसको हम केल्विन भी लिख सकते हैं, तो सेम ही रहेगा। ये सारी वैल्यूज़ M2 में पुट करेंगे और कैलकुलेट करके देखेंगे, मैन्युअली कैलकुलेट करके देखना है आप लोगों को भी। ये आंसर आता है 128 ग्राम पर मोल। सो आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर
is dissolved in 100 gram of carbon disulfide. The solution boils at 319.81 Kelvin. What is the molecular formula of sulfur in solution? And the boiling point of the solvent is 319.45 Kelvin. तो गिवन क्या क्या है, के बी एक और है ब्रैकेट में, के बी फॉर CS2 मीन्स कार्बन डाइसल्फाइड इज 2.42 केल्विन किलोग्राम पर मोल एंड एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32 यूनिट्स. ठीक है, तो इसमें से हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है. तो इसके लिए पहले हम उसका मोलर मास निकालेंगे, क्योंकि मोलर मास और एटॉमिक मास का एक और फार्मूला है जो आगे देखेंगे हम लोग. तो उसमें पहले M2 इक्वल टू 1000 इंटू KB की वैल्यू गिवन है, W2 की वैल्यू गिवन है, डेल्टा TB की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे माइनस करके दोनों भी टेम्परेचर्स को, और W1 की वैल्यू गिवन है. सारी वैल्यूज़ को पुट करने पे 255.10 ग्राम पर मोल आंसर आता है. इसके बाद में एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र 32 गिवन है, तो उसके लिए हमको एक और फार्मूला है, तो यह यूज़ करेंगे हम वो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फ़र निकालने में. तो लिखेंगे कि देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फ़र, मतलब सल्फ़र कौन से फॉर्म में वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है. तो उसके लिए हमको ये एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र 32 यूनिट्स की जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो यूज़ करना है. तो देखो उसका फार्मूला जो है वो इस तरह है कि इज़ इक्वल टू मोलर मास ऑफ सल्फ़र अपॉन एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र, जिसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे मोलर मास की और एटॉमिक मास की. तो आंसर आएगा 7.92 विच इज़ इक्वल टू 8. तो हम बोलेंगे कि सल्फ़र के S8 फॉर्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फ़र क्या है, CS2 में S8. ओके.